हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अधिगम अक्षमता सामान्यतः किसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन है खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधियों को ऐसी समस्या है। दूसरा ऑप्शन है औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चों में। थर्ड ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक। फोर्थ ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अधिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधियों को ऐसी समस्या होती है। जैसे हम समझते हैं कि कोई किसी के घर में कोई है जो किसी शब्द को गलत तरीके से बोलता है, जैसे मिर्च है उसको मर्चा बोले, या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई नाम है उसको गलत तरीके से ले, तो उसके बच्चे भी वैसे ही लेने लगते हैं। जैसे जो बिहार के लोग होते हैं वो सड़क को सड़क बोलते हैं, लड़का को लड़का बोलते हैं, लड़की को लड़की बोलते हैं। तो वो उनकी जनरेशन भी जो है वो वैसे ही बोलती चली जाएगी। या मतलब अधिगम अक्षमता में जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में किसी में भी अगर कोई समस्या हो जाए तो वो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन क्यों सही नहीं है, औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चों में। अगर कोई बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल एवरेज जो बच्चे हैं वो उनसे भी अच्छा है तो उनको अधिगम अक्षमता होगी, ये ज़रूरी तो नहीं है। पॉसिबिलिटी 90% ये रहेगी कि अगर उनका आईक्यू लेवल अच्छा है तो उनको अधिगम अक्षमता नहीं होगी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक। लड़की और लड़कियों से क्या मतलब है, ये तो जेंडर बायस्ड वाली बात हो गई कि लड़कियों में कम लड़कों में ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं, लड़कियों और लड़कियों से कोई मतलब नहीं, अधिगम क्षमता किसी को भी हो सकती है। लास्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है शहरी क्षेत्रों में की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अधिक होता है। शहर और गांव के बच्चों से कोई मतलब नहीं, आजकल गांव के भी बच्चे एडवांस होते हैं सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में भी, वो भी शहर के बच्चों से कम नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक बच्चा सा और वाज न्यूक्लियर के बीच अंतर नहीं कर सकता, वह डैश डैश पीड़ित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बच्चा है वो सा को उल्टा पढ़ लेता है, वाज न्यूक्लियर है उसको उल्टा पढ़ लिया अनक्लियर, तो वह किससे पीड़ित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिया एक पठन पाठन विकार है जिसमें बच्चा जो है वो चीजों को उल्टा पढ़ लेता है। सा है तो वाज पढ़ लिया, न्यूक्लियर है उसको अनक्लियर पढ़ लिया, उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि चिंतन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है चिंतन की जो है सूचना प्रसंस्करण मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अनुसरित करने के लिए कहा जाता है। पहला ऑप्शन है, पहला चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रतिक्रिया निष्पादन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है पूर्व प्रसंस्करण, चौथा है वर्गीकरण। इन चरणों का सही क्रम क्या है, तो बताइए आप लोग सही क्रम क्या होता है। इसमें सही क्रम क्या होगा, जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्यों, आइए हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहले कोई काम जब हमको करना रहता है, कोई भी काम जब हमें करना रहता है तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्व प्रसंस्करण करते हैं। क्या करते हैं, पूर्व प्रसंस्करण करते हैं। क्यों, पहले चीज़ों को चेक किया जाता है ना कि जो हमें नॉलेज है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो ठीक है कि नहीं है, और अल्पकालिक है कि दीर्घकालिक है, उपयोगी है, यूजफुल है भी कि नहीं है। ये सब किस में आता है, पूर्व प्रसंस्करण में। मतलब चीज़ों को सबसे पहले चेक किया जाता है यूजफुल है कि नहीं, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है, फिर प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है और निष्पादन, किसी चीज़ का लास्ट जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो सबसे बाद में होगा। मतलब सबसे पहले प्रक्रिया का पूर्व प्रसंस्करण किया जाएगा, चेक किया जाएगा जो हम यूज कर रहे हैं चीज़ें वो यूजफुल है भी कि नहीं। उसके बाद जो है वर्गीकरण किया जाएगा,
किस चीज़ को किस कैटेगरी में रखें, सब्जेक्ट वाइज रखें कि क्वेश्चन वाइज रखें। उसके बाद प्रतिक्रिया का चयन किया जाएगा और लास्ट ऑप्शन में क्या किया जाएगा, प्रतिक्रिया का निष्पादन किया जाएगा। सबसे लास्ट में कंक्लूजन निकाला जाएगा। या बुक जैसे पब्लिश हो गई तो सबसे बाद में किया जाता है ना, बुक को पब्लिश सबसे बाद में किया जाता है। तो सीक्वेंस के बेसिस पे सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली छात्र डैश डैश होते हैं क्या। पहला ऑप्शन है निर्णय में स्वतंत्र, दूसरा है शिक्षकों से स्वतंत्र, स्वभाव में अंतर्मुखी, उसके बाद अपनी जरूरतों के बारे में अनिश्चयात्मक। तो इसमें जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे इन जो है वो उनमें क्या होगा, वो अपने निर्णय खुद ले लेते हैं, जो भी उनका डिसीजन है वो फ्रीली ले लेते हैं। इनमें शिक्षकों से स्वतंत्र ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा टीचर के टच में होते हैं, टीचर को हर चीज़ बताते हुए पूछते हुए चलते हैं, तो स्वतंत्र तो नहीं होंगे, हमेशा टीचर के टच में रहेंगे। स्वभाव में अंतर्मुखी, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इंट्रोवर्ट हो, कभी कभी तेज बच्चा भी बहुत बोलता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अपनी ज़रूरतों के बारे में अनिश्चय, उसको निश्चित ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसको पता होगा कि क्या हमारा वीक पॉइंट है, किस चीज़ की हमें नीड है, कैसे क्या करें कि हम आगे निकल जाएं, उसे हर चीज़ पता होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसमें फर्स्ट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आंशिक पुनर्बलन डैश डैश। जो आंशिक पुनर्बलन होता है वो सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम समझते हैं इसको, पहला ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। जैसे कोई व्यक्ति है वो एक नया व्यवहार जब वो सीखता है, एक नया बिहेवियर वो सीख रहा होता है, तब वो उसे बहुत तेजी से सीखता है, और उस दौरान अगर हम उसे कोई रेनफोर्समेंट दे दें तो वह और जल्दी सीख जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा सी टेट क्वालिफाई हो गया, तो सुपर टेट के लिए हमको अपने आप को जो है ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर सीटेट ही नहीं निकला तो हम हमारा मुंह बन जाता है, हम बैठे रहते हैं। तो वही चीज़ सीटेट क्वालिफाई होना आंशिक पुनर्बलन है, तो ये जो है सतत पुनर्बलन जो होता है उससे अधिक प्रभावी होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अस्थि बधिर बच्चों में डैश डैश के होने की संभावना अधिक होती है। अस्थि बधिर मतलब जिनको मांसपेशियों के मूवमेंट में जिनको प्रॉब्लम हो, तो उनको क्या होगा, उनको होगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया जो होता है जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिखते हैं तो हमारे हाथ के मसल मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, लिखने संबंधी विकार डिस्ग्राफिया कहलाता है। अस्थि बधिर मतलब हड्डी और मसल्स की बात कर रहा है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिस्थीमिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया जिसको मैथ के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया जिसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो होता है। अगला क्या है, अगला है किशोर अनुभव करते हैं किस चीज का। पहला जीवन के बारे में तृप्ति का अनुभव, दूसरा अपने बारे में चिंता, तीसरा ऑप्शन है बचपन में किए गए पापों के प्रति भय, चौथा ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार की भावना। इसमें जो अगर हम एडल्ट हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, अपने बारे में चिंता होगी कि कब वैकेंसी आएगी, सीटेट क्लियर है कि नहीं है, सुपर टेट कब आएगा, तो अपने बारे में हम चिंता करते रहते हैं ना। तो जो भी एडल्ट होते हैं वो यही करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें बेस्ट ऑप्शन है और सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति कौशल को याद करने की जो ट्रिक है वो है सुबोपाली। सुबोपाली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब किस में आता है, सूक्ष्म गति कौशल में। तो अब देख लेते हैं इसमें कोई एक है, लिखना है तो लेखन हो जाएगा इसमें। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का तात्पर्य डैश डैश से है, किससे है। पहला ऑप्शन है बच्चे अपने से कम बुद्धि वाले बच्चों की संगति में सबसे अच्छा सीखेंगे, बिल्कुल गलत।
अगर जो बच्चा जिसके साथ में है अगर उसका आईक्यू लेवल उससे भी कम है तो उससे तो वो कभी नहीं सीखेगा। अगला सहयोगात्मक समस्या समाधान एकदम सही, क्योंकि वाइगोत्स्की समाज, संस्कृति और भाषा इन्हीं तीनों टॉपिक पर बात किए हैं, मतलब कि सहयोगात्मक समस्या समाधान के ऊपर बात किए हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी भी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पहला है वाक्य विन्यास, दूसरा है रूपिम, तीसरा है स्वनिम और चौथा है व्यवहार मूलक। चौथा क्या है? चौथा है व्यवहार मूलक। इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई तो क्या हो जाएगा? रूपिम। जो रूपिम होता है किसी भी भाषा की नींव प्रदान करने वाली, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे अर्थ रखने वाले छोटे भागों में मतलब इसको और ज़्यादा छोटा पार्ट नहीं किया जाता। अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है रूपिम होती है। इसको टू द पॉइंट एग्जैक्टली आप लोग ऐसे याद रखिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि स्कोर आमतौर पर, बुद्धि लब्धि स्कोर जो है वो आमतौर पर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ डैश डैश संबंधित होता है किससे? पूरी तरह से, पूरी तरह से, उच्च रूप से, मध्यम रूप से, निम्न रूप से। निम्न रूप से, मध्यम रूप से तो होगा नहीं, उच्च रूप से। हाईली जो होता है वो कनेक्टेड होता है। इसमें आईक्यू लेवल के डिफरेंट डिफरेंट रेंज हैं। जैसे कि अगर 70 से नीचे है तो समझ लो बहुत ही लो है। 70 से 80 तक जो एक लाइन है, 80 से 90 जो होता है एवरेज होता है, 90 से 109 जो होता है वो एवरेज, सॉरी 80 से 90 एवरेज से नीचे होता है, 90 से 109 एवरेज होता है, 110 से 119 जो होता है वो एवरेज से ऊपर आ जाता है, 120 से 129 में बेहतर आ जाते हैं और 130 और ऊपर वाले बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि 16 साल के बच्चे ने एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक हासिल किए। कितने अंक हासिल किए? 75 अंक हासिल किए हैं। जो है 75 अंक हासिल किए हैं। उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इसके लिए जो है फॉर्मूला होता है IQ बराबर MA डिवाइड बाई CA इंटू 100। IQ, MA मतलब मेंटल एज, मानसिक आय, CA मतलब एक्चुअल एज, वास्तविक आय इंटू 100। इसमें जो है बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक हासिल किए, मतलब ये कितना हो गया? 75 हो गया। और 16 साल का है, मतलब एक्चुअल एज कितना, ये तो मेंटल एज पता नहीं है कितना है, 16 इसका गुणा करेंगे तो 1200 आएगा और 100 का डिवाइड कर देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सीखने के लिए प्रेरणा का अनुकूलन करता है? बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन गलत ऑप्शन है। दूसरा है असफलता से बचने की प्रेरणा। तीसरा है बहुत आसान या कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति। चौथा है लक्ष्यों को पूरा करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगर फ्रेंड्स हम लोग कोई काम करते हैं और हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है तो उससे अच्छा हमारे लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता है। कोई आसान चीज़ को चूज करना, हार्ड चीज़ चूज करना, ये सब कोई सही बात है नहीं। असफलता से बचना कोई अच्छी बात है नहीं। तो लक्ष्यों को पूरा करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि होता है, इंडिविजुअल जो सेटिस्फैक्शन होता है वो बेस्ट होता है। कोई काम आप करें और उससे आप संतुष्ट हो कि हाँ मैंने ये किया, तो इससे अच्छी कोई मोटिवेशन नहीं होती। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत का तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर सभी से है। किसको छोड़कर? जैसे ही क्वेश्चन आए आपको पहले जो है वहाँ पे लाइन खींच लेना है कि
निम्नलिखित को छोड़कर, मतलब किसी एक को छोड़कर सभी हैं। तो पहला क्या है, विषयों को कई तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो विषय हैं उनको कई तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर जैसे बच्चे को बोल कर ना समझ में आए तो पोयम के फॉर्म में बताइए, पोयम से भी नहीं आ रहा चित्र दिखाकर बताइए, तो कई तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अधिगम का आकलन विभिन्न माध्यमों से किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। भावनात्मक बुद्धि आईक्यू से संबंधित नहीं है, गलत। तो निम्नलिखित को छोड़कर, मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इमोशनल हमारा इंटेलिजेंस होता है ये भी आईक्यू से संबंधित होता है। क्यों नहीं संबंधित होता, बिल्कुल संबंधित होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार द्वारा और दूसरे को सामाजिक आर्थिक रूप से गरीब परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद निम्नलिखित में से क्या उनको आईक्यू स्कोर के बारे में सबसे अधिक होने की संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्विन्स हैं, दो ट्विन ब्रदर हैं और दोनों जो हैं जैसे ही पैदा हुए तो एक को सोशल इकोनॉमिकली रिच फैमिली द्वारा ले लिया गया और दूसरे को गरीब परिवार के द्वारा ले लिया गया। तो 1 साल बाद किसका आईक्यू लेवल ज़्यादा अच्छा होगा। पहला को ऑप्शन है कि समृद्ध परिवार वाला लड़का गरीब परिवार वाले लड़के से अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरा है दोनों को बराबर अंक मिलेंगे। तीसरा है गरीब परिवार वाला लड़का समृद्ध सामाजिक आर्थिक परिवार वाले से अधिक अंक प्राप्त करेगा। चौथा है सामाजिक आर्थिक स्तर अंकों को प्रभावित नहीं करते हैं। पहला जो ऑप्शन है कि समृद्ध परिवार वाला लड़का गरीब परिवार वाले लड़के से अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्यों भाई, अमीर और गरीब से कोई मतलब नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों को बराबर अंक मिलेंगे, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा, तो ये भी गलत है। अगला क्या है, अगला हमारा जो है गरीब परिवार वाला लड़का, इसमें अपोजिट दे दिया गया है, ये भी गलत है। अमीर और गरीब से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर आईक्यू अंकों को प्रभावित नहीं करता है, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कोई अमीर है कोई गरीब है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, जो मेहनत करेगा जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे निकल जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन को छोड़कर निम्नलिखित सभी को ध्यान में रखा जाता है। पहला अधिगम की शैली, दूसरा है छात्रों की क्षमता, तीसरा है छात्रों की आवश्यकता और चौथा है छात्रों की त्रुटि। तो इसमें छात्रों की त्रुटि, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। छात्रों की त्रुटि वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं इसमें, एक सेकेंड गाइस, इसमें छात्रों की त्रुटि वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टीचर बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है ये बिल्कुल मैटर करता है। छात्रों की क्षमता, बच्चे क्या पढ़ पाएंगे क्या नहीं, क्या उनके लेवल लेवल का है, इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो निम्नलिखित कुछ इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें क्वेश्चन में छोड़कर पूछा है, इसलिए बच्चों की गलतियों को ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया जाता, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, ये इग्नोर किया जाता है। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षक में निम्नलिखित में से किस गुण का सबसे अधिक प्रोत्साहन करेगा। किस गुण का, जो है वो प्रतिस्पर्धा योग्यता, मतलब कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटी, इसका मतलब टीचर्स में कंपटीशन हो, मतलब वो हमेशा आगे जाने की सोचे, इस चीज़ को जो है सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि गणित की शिक्षिका मोनिका राधिका से प्रश्न करती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह जल्दी से आगे बढ़ जाती है और मोहन से एक और क्वेश्चन पूछती है। मोहन उत्तर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है, यह महसूस करने के बाद वह अपने प्रश्न का उत्तर देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है वह राधिका को शर्मनाक स्थिति में न डालने का प्रयास कर रही है। दूसरा, इस बात से अच्छी तरह अवगत है
है कि राधिका प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं है। थर्ड ऑप्शन, अपने प्रश्नों को लेकर थोड़ी घबराई हुई है। चौथा, मोहन के पक्ष में भूमिकाओं की लैंगिक रूढ़िवादिता का समर्थन कर रही है। बिल्कुल सही बात है। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जो गणित की टीचर मोनिका है वो सबसे पहले राधिका से क्वेश्चन पूछती है, लेकिन जैसे ही राधिका आंसर नहीं दे पाती वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है और मोहन के पास क्वेश्चन पूछने पहुंच जाती हैं। मोहन भी तो उत्तर नहीं दे पा रहा है, वो भी तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जब उनको ये लगता है कि मोहन स्ट्रगल कर रहा है तो वो उनको आंसर बता देती है। ये बात तो गलत है, वो आंसर तो बताने में हेल्प वो राधिका की भी कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं जेंडर बायस्ड होने कहीं न कहीं जो है जेंडर बायस्ड होने की जो है यहाँ पे आशंका दिखाई पड़ रही है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचाने की सबसे अधिक अच्छी विधि क्या है? सबसे अच्छी विधि क्या है? सबसे अच्छी विधि है कि जो टीचर हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको किस तरीके से दूर किया जाए। क्या बात करेंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, किस तरीके से लिंग पक्षपात के व्यवहार को अवॉइड किया जाता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20, वंचित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा? पहला, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। दूसरा, आवासीय विद्यालय खोलना। तीसरा, बच्चों को विद्यालय नहीं जाने देना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध हो सकता है। चौथा ऑप्शन है, विद्यालय द्वारा नियोजित बाल संग्रह को प्रतिदिन बच्चों को घर से लाना होगा। इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आवासीय स्कूल खोलना। जैसे आजकल कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी के आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। आवासीय विद्यालय मतलब जहाँ पे हॉस्टल भी हो, गर्ल लड़कियाँ और बच्चे रहें भी और पढ़ें भी, ये सबसे अच्छा तरीका है। 5 रुपया देना, लालच देना तो बहुत गलत बात है। बच्चा डेली सोचेगा कि पैसे मिलेंगे तभी जाएंगे ना। जिस दिन नहीं रहेगा पैसे आपके पास तो उस दिन आप क्या करेंगे? तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सफल समावेशन के लिए को डैश डैश छोड़कर सभी आवश्यक हैं। अलगाव अलगाव किसी भी तरीका से सक्सेसफुल इंक्लूशन को प्रमोट नहीं करता है। अलग करना, भेदभाव करना, ये बहुत ही गलत बात है। इसको जो है वो दंडनीय अपराध भी माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के उन्नयन को उचित ठहराया जा सकता है। क्यों? कि पहला ऑप्शन है, यह सार्वभौमिक प्रतिधारणा सुनिश्चित करता है, यह शारीरिक श्रम के लिए सम्मान सुनिश्चित करता है, यह व्यक्तिगत विभिन्नता को पुरस्कृत करता है। फोर्थ ऑप्शन है, यह हाशिया के छात्रों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का पालन करता है। अगर कोई करिकुलम या कोई भी पढ़ाई इस तरीके से हो जिसमें हर बच्चे को इंडिविजुअली जो है सबको रिवार्ड मिले, पुरस्कृत किया जाए, तो ये सबसे पॉजिटिव और सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, छात्रों के पोर्टफोलियो के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय डैश डैश का डैश डैश होना चाहिए। मतलब पोर्टफोलियो किसका होगा? छात्रों का ही होगा। मतलब या तो पहला सही होगा या तो थर्ड सही होगा। और बहिष्करण थोड़ी किया जाता है, बाहर थोड़ी निकाला जाता है, समावेशन किया जाता है, इंक्लूशन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पहला ऑप्शन है, छात्रों में विभिन्न विषयों के क्षेत्रों में विशेष विषयों के प्रति अरुचि विकसित होने की संभावना कम होती है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षकों को
पाठों और गतिविधियों की योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को कई संदर्भों में नए अर्जित ज्ञान का सामान्यीकरण करने और लागू करने का अवसर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है पारंपरिक पाठ्यक्रम में संबोधित करने के लिए आवश्यक विषयों की बहुलता से शिक्षक के अभिभूत होने की संभावना बढ़ जाती है, संभावना हो जाती है। इसमें अगर फ्रेंड्स अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि अवसर मिल रहा है, किसी भी चीज़ का अवसर अगर बच्चों को मिल रहा है, अगर पॉजिटिव वे में, तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा और बिना आगे नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़े आप लोग को आगे बढ़ जाना। ये सब फ्रेंड्स आए हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हैं, इसलिए बड़े देखकर आप लोग डरना नहीं। अगर यहाँ डर कर भाग जाएंगे तो इस चीज़ को फेस आपको एग्ज़ाम में करना पड़ेगा और वहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप साल भर बाकी सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। अगर यहाँ से भागेंगे तो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो ज़रूर, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में ही आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक निम्नलिखित किस विकल्प को छोड़कर सभी छात्रों के लिए समस्या हल करने का आनंद ले सकते हैं? पहला, खुली हुई सामग्री प्रदान करना। दूसरा, निःशुल्क खेलने के लिए समय प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक सोच के लिए अंतहीन अवसर प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है छात्रों से पूर्णता की अपेक्षा करते हुए वे खुद से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आए आप लोग देख लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन है आप लोग को चेक करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प को छोड़कर, मतलब कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, इसमें जो है ये जो चौथा ऑप्शन है कि आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमेशा जो चीज़ करें वो परफेक्ट करें, उनमें परफेक्शन हो, ये सही नहीं है। छोटा सा बच्चा क्या जानेगा क्या परफेक्शन है, जो उसको आएगा वही तो करेगा ना। तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और यही ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है शिक्षार्थी जो वर्धित ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता के लिए एक गंभीर इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें ऐसे शिक्षार्थी जो वर्धित ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता के लिए गंभीर इच्छा प्रदर्शित करते हैं, मतलब पढ़ने के लिए एजुकेशनल फील्ड में जहाँ भी वो हैं वहाँ पे वो सिंसियर हैं, तो वो निपुणता और उन्मुखीकरण को दिखाता है। निपुणता और मतलब निपुण होना, मतलब वेल स्किल्ड होना, किसी चीज़ में परफेक्ट होना, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगला है 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण स्थापित करने के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए? पहला, प्रत्येक बच्चे को सुबह की शुभकामना देनी चाहिए। दूसरा है भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर बच्चे के लिए समान तथ्य निर्धारित करना चाहिए। तीसरा, उन्हें समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। चौथा, सकारात्मक अंत वाले कहानियाँ सुनानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि छोटा बच्चा अगर कहानी सुनाओ तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनता है, तो इसमें जो सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ होंगी वो सुनाई जाएँ तो बच्चा जो है क्लास में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश होगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा होगा? एक छोटा सा बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसे क्या ही पता होगा, उसे सिर्फ अपने परिवार के बारे में पता होगा। तो मेरा परिवार टॉपिक से आप लोग उसको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगला जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है त्रुटियों को बच्चे स्वयं सुधार सकते हैं, इसके लिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए। दूसरा है यदि कोई शिक्षक कक्षा में सभी त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम नहीं है तो यह इंगित करता है कि शिक्षण प्रणाली विफल हो गई है।
थर्ड ऑप्शन है शिक्षक को हर त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक त्रुटि को ठीक करने में बहुत समय लगेगा। यह शिक्षक के लिए थकाऊ होगा, या शिक्षक के लिए क्या होगा, थकाऊ होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी गलतियों को खुद सुधार सकते हैं, इसलिए जब जो टीचर है उन्हें तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए। हालांकि हम लोग बड़े हो गए हैं फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ही हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के आते हैं तुरंत हमारे माइंड में क्लिक होता है, अरे हमसे ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, इसका तो ऑप्शन ये था। मतलब हम लोग बड़े हो गए हैं लेकिन होता है ना हमारे साथ, तो वही चीज़ बच्चों के साथ भी है कि वो अपने गलतियों को खुद सुधार सकते हैं। इसलिए तुरंत जब बच्चा पढ़ रहा हो उसी टाइम टीचर को रोका टोकी नहीं करना चाहिए बीच में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान की पहचान है। समस्या समाधान दृष्टिकोण की पहचान है। समस्या कथन में एक निहित संकेत दिया जाता है। समस्या वास्तविक होती है। आमतौर पर सही उत्तर पाने की एक विधि होती है। समस्या केवल एक सिद्धांत या विषय पर आधारित होती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पकड़ने की ट्रिक क्या है, जहां भी केवल और ओनली दिख जाए गलत, तुरंत गलत काटिए। समस्याएं वास्तविक होती जरूरी नहीं, कभी कभी बच्चों को हम समझाने के लिए प्रैक्टिकली चीज़ें वो समझ पाए इसलिए हम लोग फेक एग्जाम्पल भी देते हैं, रियल एग्जाम्पल जरूरी नहीं है देते हैं। तो प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि रियल हो। आमतौर पर सही उत्तर पाने की विधि दी है, ये कोई सही बात है नहीं। हाँ, ये बात सही है कि जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हिंट छिपा रहता है। जो समस्या का स्टेटमेंट हमें दिया रहता है उसमें क्लूज रहते हैं, एक निहित संकेत रहता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गाइज, इस तरीके से मैंने चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो में किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। आई होप मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस का जो है आंसर समझाने की कोशिश की है। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।